नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी और आप सबका स्वागत करते हैं द क्लासरूम शिक्षा पे। आज की क्लास में हम लोग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सीखने वाले हैं। उसको सीखने से पहले उसका इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। आखिर इसको पढ़ना क्यों है, क्यों सीखना है। इसके लिए एक बेहद हम लोग बहुत ही जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान के चलो कि आप बहुत बिखरे रहते हो और आपका बाल सही नहीं रहता है, आपका ड्रेसिंग सही नहीं रहता है, फेस धुले नहीं रहते हो, तो आप उस सिचुएशन में कहीं पे भी आना-जाना अवॉइड करते हो। कहीं पार्टी में जाना, किसी दोस्त से मिलना, आप अवॉइड करने लगते हो। सेम उसी तरह डेटा के साथ होता है। डेटा जो बहुत रॉ होता है, बहुत बिखरा हुआ होता है, तो उसका एनालिसिस करना, उससे आउटपुट निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसी के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कि डेटा को किसी ग्रुप या क्लास में डिवाइड कर देना और हर ग्रुप में कितना ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसको वहीं से आसानी से पता लगा लेना। जैसे एक एग्जांपल हम लेके आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स दे दिया गया है। उन 50 स्टूडेंट्स में किसी को 2 नंबर आया है आउट ऑफ 10, किसी को 4 आया है, किसी को 5, किसी को 8, किसी को 9। अगर इस रॉ डेटा को हम आपके सामने दे दें, तो आपको अलग-अलग देखना पड़ेगा किसको 2 आया, किसको 4 आया। अगर उसी का हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को 2 नंबर आए हैं, कितने स्टूडेंट्स को 4 नंबर आए हैं, कितने को 5 आए हैं। सेम उसी तरह अगर क्लास बना दें कि मान लो कि 2 से 5 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 से 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो ये इस तरीके से डेटा को समझना या उसका एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को सीखते हैं। आज की क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 तरीके से होता है। एक को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरे को कहते हैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आज की क्लास में हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल सीखने वाले हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। तो चलिए क्लास में और देखते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास मान लो कि ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स दिया हुआ है और इसका हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो इस क्वेश्चन में मार्क्स क्या हुआ, वेरिएबल हो गया। ये हमारे लिए वेरिएबल हो गया और नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है और इसका हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो एक साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, मार्क्स है। तो एक साइड में हम लोग लिखेंगे मार्क्स या वेरिएबल और एक साइड में हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम वो मार्क्स पार्टिकुलर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक तरह का रॉ डेटा है और रॉ डेटा को हमने पहले ही एक लाइन में सजा दिया है। इससे और भी ये बिखरा हुआ डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर, 3, किसी को 4, आउट ऑफ 10 है। ये आउट ऑफ 10 नंबर है, आउट ऑफ 10। किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9 नंबर आया है। अब इसको हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल में सजाना है। तो पहला मार्क्स है 2, ठीक है। 2 कितने बच्चों को आया है, 3, तो 3 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फिर है 3, 3 कितने को आया है, 3 मार्क्स और कितने लोगों को आया है, 5 बच्चों को आया है। फिर 4 हम लोग लेते हैं। 4 कितने बच्चों को आया, 7, यानी कि 4 मार्क्स आए 7 बच्चों को। फिर 5 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 अगर मार्क्स देखें तो टोटल 10 बच्चों को आया है। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। तो 6 जो है 9 बच्चों को आया है। 7, 8। अगर 7 मार्क्स देखें तो 8 बच्चों को आया है। 8, 5, 8 अगर देखें तो 5 बच्चों को आया है। 9, 3 बच्चों को आया है, ठीक है। तो इस साइड ये क्या हो गया, इस साइड टोटल मार्क्स हो गया यानी कि वेरिएबल, और इस साइड क्या हो गया, उस पार्टिकुलर वेरिएबल का जितना भी फ्रीक्वेंसी हुआ। तो 2 नंबर कितने, 3 बच्चों को आया, 3 नंबर 5 बच्चों को आया, 4 नंबर 7 बच्चों को आया है,
5 नंबर 10 बच्चों को आए, 6 नंबर 9 बच्चों को आए, 7 नंबर 8 बच्चों को आए हैं, 8 नंबर 5 बच्चों को आए, 9 नंबर 3 बच्चों को आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर टोटल निकालेंगे तो ये टोटल 50 स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग गिवन 50 स्टूडेंट्स के डेटा को, मतलब मार्क्स को, हम लोग इस तरीके से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मान के चलो अगर आपको इसके बाद एनालिसिस करना है तो अब हम इसको थोड़ा सा, अब हमारे पास ये डेटा हो गया, मतलब हमने डेटा को एक टेबल फॉर्म में बना दिया। अब मान लो कि हमको मीन निकालना है, तो मीन इजीली हम लोग इस टेबल से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 50 हो गए। हमको मार्क्स पता ही है, तो मार्क्स दिया हुआ है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग मीन का जो डिस्क्रीट फार्मूला होता है क्या यूज करते हैं, एफ इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो पहले इसको क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग मीन को कैलकुलेट करने से देखते हैं, तो एफ इंटू एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल, तो 3 इंटू 6, 5 इंटू 3, 28, 54, 40, 27। तो ये होता है समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स। ये मान लीजिए कितना हुआ, 3, ये इतना आएगा। ठीक है, अब हमको अगर मीन निकालना होता है तो मीन क्या कर देते हैं, मीन इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स डेल्टा एफ। ठीक है, ये डेल्टा एफ है फ्रीक्वेंसी का समेशन। ठीक है, तो 276 डिवाइडेड बाई 50, तो ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा मीन का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में रॉ डेटा दिया हुआ तो हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बना देते हैं। उसके बाद हमारे लिए कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड या उससे बार डायग्राम बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल बना